डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ क्लिनिकल्स ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ एयर। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्लिनिकल्स को देख लेते हैं। एयर रैक, एयर रैक का मतलब कान का दर्द होना। कान का जो दर्द होता है वहाँ पर उसके क्या क्या रीज़न निकल सकते हैं, उसको समझने के लिए पहले एयर की इनर्वेशन का आपको पता होना चाहिए। जो एयर को सप्लाई करने वाली नर्व मैंडिबुलर भी होती है, स्पेसिफिकली ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और फेशियल नर्व, ये भी सेंसरी सप्लाई देती है एयर को। इसके साथ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये भी, और वेगस नर्व, स्पेसिफिकली ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व कैसे देती है। दोबारा से आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल एयर को सप्लाई करने वाले, एक्सटर्नल एयर को समझने के लिए स्पेसिफिकली ओरिकल पिन्ना की बात करें तो पिन्ना की हम दो सरफेस कर लेते हैं। एक वो वाली सरफेस जो पोस्टीरियर सरफेस होगी, इसको बोलेंगे मीडियल सरफेस या फिर बैक ऑफ ईयर। अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा पिना, तो पिना की पीछे वाली सरफेस होगी उसको बोलेंगे मीडियल सरफेस, जो नजर आ रही है आपको उसको बोलेंगे लैटरल सरफेस, और पीछे वाली सरफेस उसको बैक ऑफ ईयर बोलते हैं। जो बैक ऑफ ईयर या फिर मीडियल सरफेस ऑफ ईयर, इसको सप्लाई करने वाली नर्व है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। इसके साथ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व लैटरल सरफेस का भी पोस्टीरियर पार्ट सप्लाई करती है। पोस्टीरियर पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, हेलिक्स आता है, नजर आ रहा होगा ये हेलिक्स आ गया। इसके बाद होगा एंटी हेलिक्स, तो ये नजर आ रहा होगा आपको एंटी हेलिक्स होगा, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स और लोब्यूल, ये आपको नजर आ रहा होगा लोब्यूल। तो इनको सप्लाई करने वाला नर्व होगी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। इसके बाद जो नर्व आएगी वह है ऑरिकुलो टेम्पोरल। ऑरिकुलो टेम्पोरल इसने सप्लाई करना है लैटरल सरफेस के एंटीरियर एस्पेक्ट को, यानी ये लैटरल सरफेस इसके एंटीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करने वाली नर्व है ऑरिकुलो टेम्पोरल। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो आपको नजर आ रहा होगा कोंका, ठीक हो गया, ये आपको नजर आ रहा होगा कोंका। कोंका में दो चीज आती है, ये सिम्बा और कैविटी। तो कोंका का जो रिम है ये वाला पार्ट, कोंका का ये वाला पार्ट रिम, इसके साथ ये ट्रैगस, ये वाला पार्ट जो ट्रैगस होगा, और इसके साथ जो हेलिक्स का करस होगा, हेलिक्स का करस होगा, उसको सप्लाई करने वाला होगा, उसको बोलेंगे ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। इसके बाद जो स्किन ऑफ कोंका ये वाला पार्ट होगा, रिम को तो सप्लाई करते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल ने, लेकिन जो स्किन ऑफ कोंका को सप्लाई करने वाला ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, और इसके साथ फेशियल नर्व के भी कुछ ब्रांचेस आती हैं। अगर हम एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की बात करें तो एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स के भी इनर्वेशन को समझने के लिए हम इसके चार वाल्स करते हैं, यानी दो वाल कर लेते हैं, पोस्टो एंटीरियर वाल और पोस्टो इंफीरियर वाल और सुपीरियर एंटीरियर वाल। इसको आपने इस तरह रट्टा मारना है एस से नोट से। तो सुपीरियर एंटीरियर वाल यानी सुपीरियर एंटीरियर वाल और पोस्टो इंफीरियर वाल। तो सुपीरियर एंटीरियर वाल को सप्लाई करने वाली नर्व है उसको बोलेंगे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, जो कि पोस्टो इंफीरियर वाल को सप्लाई करने वाली नर्व है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होगा। इसके बाद और जो बाकी रह गया, इसके बाद अगर हम बात करें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के भी दो सरफेस कर लेता हूँ, एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस के भी, इसकी एक्सटर्नल सरफेस होगी और इसकी इंटरनल सरफेस होगी। एक्सटर्नल सरफेस के भी मैं सुपरो एंटीरियर टू थर्ड, यानी इस पार्ट की बात करूँ सुपरो एंटीरियर टू थर्ड, तो उसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, जबकि पोस्टो इंफीरियर टू थर्ड ऑफ एक्सटर्नल सरफेस इसको सप्लाई करने वाली नर्व है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, जबकि इंटरनल सरफेस को सप्लाई करने वाली नर्व ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, क्योंकि ये टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाती है। तो फिर वेगस नर्व के जरिए भी आ सकता है, मैंडिबुलर नर्व के जरिए, या ग्रेट ऑरिकुलर फेशियल की वजह से, या फिर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की वजह से भी। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की इरिटेशन से कैसे एयर एक हो सकता है, कैसे अगर टॉन्सिल को सप्लाई करती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो फिर टॉन्सिल का पेन एयर पर एफर्ट कर सकता है, टॉन्सिल की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर एब्सेस हो सकता है, मैलिग्नेंसी हमें देखने को मिल सकती है, या फिर ये हो सकता है कि टंग की पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, या यानी टंग की पोस्टीरियर वन थर्ड, तो यहाँ पे लीगन देखने को मिले, या फिर अल्सर या मैलिग्नेंसी देखने को मिले, तभी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इरिटेट होगी और पेन रेफर कर जाएगा एयर में। तीसरा है नेजोफेरिंक्स के लीगन, क्योंकि इसको भी सप्लाई करती है ग्लोसोफेरेंजियल, स्पेसिफिकली वहाँ पे मैलिग्नेंसी या एडिनॉइड हो तभी एयर रैक होगा। तो एयर रैक करवाना है और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो फिर टॉन्सिल्स की इरिटेशन की वजह से, या फिर टंग की पोस्टीरियर वन थर्ड, या फिर नेजोफेरिंक्स, इसकी वजह से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व रेफर्ड पेन काज कर देगी एयर में। अगर ग्रेट ऑरिकुलर और फेशियल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में करवाना है तो फिर इसकी रीजन हो सकती है सर्वाइकल स्पाइन की लीजन्स, जिनका ग्रेट ऑरिकुलर वहीं से निकलती है। इसके साथ नेक के लीजन्स या फिर जेनिकुलेट हार्पीस, इसको हम देख लेते हैं। जेनिकुलेट गैंग्लिया इसके लिए होता है फेशियल नर्व के लिए, जेनिकुलेट हार्पीस नेक के लीजन या सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम के लीजन, इसकी वजह से ग्रेट ऑरिकुलर और फेशियल नर्व की इरिटेशन होती है, पेन रेफर्ड हो जाएगा एयर में। अगर हमने पेन काज करवाना है वेगस नर्व की वजह से, तो फिर फेरेंजियल लीजन चाहिए, क्योंकि फेरिंग्स को ये सप्लाई करती है, स्पेसिफिकली मैलिग्नेंसी या फॉरेन बॉडी एब्सेस लैरिंग्स को भी ये सप्लाई करती है, तो वहाँ पे भी मैलिग्नेंसी या फिर इन्फ्लेमेशन, तो फेरिंग्स के लीजन या फिर लैरिंग्स के लीजन ये वेगस नर्व के जरिए एयर के पास आ जाएगी और एयर काज करवाएगी।
अब है मैंडिबुलर नर्व के जरिए अगर आपने ईयर एक्ट करवाना है यानी कान का दर्द, तो फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लीजन हो या फिर एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, यहाँ पे कोई लीजन हमें देखने को मिले, या फिर डेंटल कॉजेज में ये हो सकते हैं क्योंकि इम्पैक्टेड विजडम टीथ हो, इसने लिंगुअल नर्व को कंप्रेस कर दे, या फिर कैरीज या जिंजिवाइटिस या टूथ एब्सेस, तो फिर मैंडिबुलर नर्व के जरिए आएगा। तो मैंडिबुलर के लिए डेंटल कॉजेज, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लीजन, वेगस के लिए फेरेंजियल और लैरिंग्स के लीजन होती है, ईयर के लिए होता है बाकी ग्लोसोफेरेंजियल के लिए नासोफारिंग्स हो गया, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग हो गया, टॉन्सिल्स की बात की थी हमने, ग्रेट ऑरिकुलर और फेशियल के लिए जर्पी एंड जेनिकुलेट हर्पीस, सर्वाइकल स्पाइन लीजन्स और नेक की लीजन्स हो गया। आगे बताता है कि अगर अल्बिनिज्म होता है, अल्बिनिज्म का मतलब मेलानिन की जो मेलानिन पिगमेंट होता है हेयर में, स्किन में और आइज में, स्पेसिफिकली आइरिस में, तो वहाँ पर मेलानिन अगर ना हो तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म के साथ डेफनेस भी होती है, क्यों? क्योंकि जो स्ट्राया वेस्कुलरिस जो लैटरल वाल ऑफ कोक्लिया मीडिया जिसने क्या प्रोड्यूस करवाना है, इसने प्रोड्यूस करवाना है एंडोलिम्फ, और एंडोलिम्फ चाहिए होता है इनको शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम आता होता है। ठीक हो गया। इसके स्ट्राया वेस्कुलरिस की डेवलपमेंट के लिए मेलानोसाइट चाहिए, क्योंकि स्ट्राया वेस्कुलरिस ने एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन करनी है। तो अगर मेलानोसाइट नहीं होगी एल्बिनिज्म होगा, एल्बिनिज्म हो गया तो मेलानोसाइट रिक्वायर्ड द स्ट्राया वेस्कुलरिस के लिए, तो स्ट्राया वेस्कुलरिस डैमेज या बनेगा ही नहीं, जिसकी वजह से एंडोलिम्फ नहीं होगा, फिर हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं डेफनेस। इसके बाद देख लेते हैं अकोस्टिक न्यूरोमा। न्यूरोमा ओएमए का मतलब होता है ट्यूमर होगा, अकोस्टिक का मतलब हियरिंग से रिलेटेड, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स का होगा, स्पेसिफिकली ग्लायल सेल्स का होगा। तो यहाँ पर श्वान सेल्स होते हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड होगी, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यानी एर्थ नर्व के श्वान सेल्स का अगर ट्यूमर हो तो उसको बोलते हैं अकोस्टिक न्यूरोमा। और अगर ये न्यूरोमा या फिर ट्यूमरस मैस इंटरनल अकोस्टिक मीटर्स के अंदर एक्सटेंड कर जाए तो फिर ये 7वीं और 8वीं क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देगा। तब 7वीं और 8वीं क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी, तो फिर इस कंडीशन के वजह को बोलते हैं कॉस्टिक न्यूरोमा। अब है इन्फेक्टेड ईयर, जो अगर इन्फेक्टेड ईयर होता है तो फिर इसको लैटरली डिस्प्लेस करते हैं और पीछे से देखते होते हैं। बस इतना काफ़ी है। सक्लोरोसिस का मतलब किसी चीज़ का फ्रीज हो जाना, और ऑटो का मतलब एयर से रिलेटेड है। तो इसका कॉज ये होगा जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज इसमें फिट होना होता है ओवल विंडो में, जिसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाई। तो स्टेपीज की फुट प्लेट ने कहाँ पे जाना है, ओवल विंडो में। ओवल विंडो में फिट हो गया और वहाँ पे एनकाइलोसिस हो गया, एनकाइलोसिस का मतलब वहाँ पे बोनी फ्यूजन हो गया, तो फिर डेफनेस होगा, क्योंकि स्टेपीज इस तरह अपना मैसेज आगे पहुँचा नहीं पा रही ओवल विंडो के फ्लूइड के अंदर। इसका ट्रीटमेंट यही होगा कि एक हम इस बोनी एनकाइलोसिस को डिस्ट्रॉय कर दे सर्जिकली और एक प्रोस्थेसिस लगा दे ताकि हियरिंग तो मेंटेन हो सके। आगे है पेरिकॉन्ड्राइटिस। पेरिकॉन्ड्रियम होते हैं कार्टिलेज के सेल्स को, उनको बोलते हैं, इनके आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो फिर इलास्टिक कार्टिलेज का कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्राइटिस। तो पेरिकॉन्ड्राइटिस का मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इसके बाद देख लेते हैं हम हेयरी पिन्ना के, अगर पिन्ना के ऊपर बहुत सारे हेयर हो तो वो वाई लिंक इनहेरिटेंस को शो करती है, यानी ये मेल्स में ज़्यादा होगी। पिन्ना का यूज़ क्या हो सकता है, पिन्ना से ये भी हो सकता है कि यहाँ से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड, स्पेसिफिकली इसके लोब्यूल्स से हम ब्लड ले सकते होते हैं, और एक ग्राफ्टिंग मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि लोब्यूल से कुछ स्मॉल पीसेस मिले और इन स्मॉल पीसेस के अंदर एक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करें, उस बैक्टीरिया का नाम है लेप्रा बेसिलाई। ये लेप्रोसी के अंदर इन्फेक्शन काज करता है। ठीक हो गया, तो लेप्रोसी का काज होगा लेप्रा बेसिलाई। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोब्यूल के छोटे छोटे पीसेस लेते हैं। अब है जेनिकुलेट हर्पीस। एक हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस हमने पढ़ा था पेरिफेरल स्पाइनल गैंग्लिया के अंदर, अगर वो जेनिकुलेट गैंग्लिया का हो तो उसको बोलते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस या फिर जेनिकुलेट हर्पीस। इसमें होगा क्या, इसमें जो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व होती है वो आपस में कनेक्शन करती है फेशियल नर्व के साथ, किसके अंदर, पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर। अब इसके अंदर ये होगा कि अगर कोई एयर में से कोई इन्फेक्शन हो गया हर्पीस जोस्टर का, तो वो इस ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व से होता हुआ फेशियल नर्व में आ जाएगा, फेशियल नर्व के गैंग्लिया के अंदर आना शुरू कर देगा, उसको बोलते हैं जेनिकुलेट गैंग्लिया। वो उसको डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से हमें फेशियल मसल्स की पैरालिसिस भी देखने को मिलेगी। अब है एयर कफ। एयर कफ का मतलब होता है कि अगर कान के अंदर कोई तीली मारे या फिर कोई पिन वगैरह डाले तो फिर हमें खांसी फील होती है, तो उसको बोलते हैं एयर कफ। तो एयर कफ की डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्लक्स परसिस्टेंट कफ बाय इरिटेशन ऑफ ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। मैंने आपको बताया था ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व किस एरिया को सप्लाई करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, हमने कहा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पोस्टो इंफीरियर वाल को सप्लाई करती है। ठीक हो गया, पोस्टो इंफीरियर 1/3 ऑफ एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स के पोस्टो इंफीरियर वाल को। तो फिर अगर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व की इरिटेशन होती है तो ये हार्ट के पास जाएगी, और इसके साथ हार्ट के पास जाने के बावजूद भी इसके साथ ये जो वेगस नर्व है
ये जो कफिंग सेंटर होता है मेडुला के अंदर उसको भी स्टिमुलेट करवाती है, जिसकी वजह से कफ होती है। ठीक हो गया। तो फिर अगर कान के अंदर एयर वैक्स जमा हुई हुई हो या सिरिंजिंग हो, इसके वजह से ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व इफेक्ट होती है और इससे कार्डिक इनहिबिशन भी हो सकती है। क्यों कार्डिक इनहिबिशन? क्योंकि वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से बिलोंग करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट की एक्टिविटी को कम कर देना है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। एक और सिंड्रोम भी होता है, इसको बोलते हैं रैमसी हंट सिंड्रोम टाइप 2। इसमें हर्पीज जोस्टर का वायरस होता है। इसके में जो वेरिसिला जोस्टर वायरस है वो जेनिकुलेट गैंग्लिया के अंदर दोबारा डीएक्टिवेट हो जाएगा और वो फेशियल नर्व के डैमेज कर देगा, उसकी इन्फ्लेमेशन काज करेगा। इस सिंड्रोम को बोलेंगे रैमसी हंट सिंड्रोम टाइप 2। इसके बाद है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि अगर हम बाज़ औक़ात किसी रेलगाड़ी में या फिर हवाई जहाज़ का सफ़र करें, तो जो बंदे पहली मर्तबा सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको वॉमिटिंग या फिर अनकम्फर्टेबल डिज़ीनेस फ़ील होती है। उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो अनकम्फर्टेबल डिज़ीनेस, नौसिया, वॉमिटिंग फ़ील होती है और ये जब पीपल एक्सपीरियंस करते हैं, जब इनके सेंस ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है कांस्टेंट मोशन की वजह से। मतलब ऐसे लोग जिनको सफ़र की आदत नहीं है और वो अगर सफ़र पहली मर्तबा करेंगे, तो उनको सेंस ऑफ बैलेंस और इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इनको नहीं पता इनको किस तरह से इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। जब सेंस ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर अनकंफर्टेबल डिजीनेस, अनकंफर्टेबल नौसिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का कॉज ये होगा कि हमें इरेगुलरिटी या फिर हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है वेस्टिबुलर और विजुअल सिस्टम के दरमियान। वेस्टिबुलर का मतलब जिसने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत पड़ती है। अगर विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर वेस्टिबुलर सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेगा, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं कर सकेगा। तो विजुअल सेंसेशन भी इंपॉर्टेंट होती है वेस्टिबुलर सिस्टम के लिए। अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस देखने को मिले तब हमें मोशन सिकनेस देखने को मिलती है। अब नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। कैसे? वेस्टिबुलर अपैरेटस ने ये ट्रैक करना है, ये सेंस करना है कि किस डायरेक्शन में हमारी बॉडी पॉइंट कर रही है और किस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है, या फिर हमारी बॉडी स्टैंडिंग है या हमारी बॉडी स्टिल है या टर्निंग है। तो ये वेस्टिबुलर सिस्टम ने डायरेक्शन को यानी हमारी पोजीशन को और ओरिएंटेशन को सेंस करना है स्पेस के अंदर। जबकि विजुअल, स्किन, प्रेशर, रिसेप्टर, फीट, इनका मेन फंक्शन है कि ये ट्रैक करना कि हमारे कौन से बॉडी पार्ट कर रही है, कौन से बॉडी पार्ट हमारे मूव कर रहे हैं, कि हमारा हैंड मूव कर रहा है या फिर अपर लिम्ब या फिर थोरैक्स। ठीक हो गया। फिर ये इन्फॉर्मेशन सीएनएस को दी जाती है, फिर सीएनएस तमाम सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दोबारा बता दें तो वेस्टिबुलर सिस्टम का ये मतलब ये बताएगा कि हमारी बॉडी की पोजीशन या फिर ओरिएंटेशन क्या है, जबकि विजुअल, स्किन, प्रेशर हमें ये बताएगा कि कौन सी एक्चुअल बॉडी पार्ट मूव कर रही है। ठीक हो गया। अब पैथोलॉजिकली क्या होगा? पैथोलॉजिकली अगर ये होगा कि अगर इन दोनों सिस्टम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो फिर कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस सीएनएस के पास जाएंगे, सीएनएस के पास मैसेज जाएंगे, तब हमें मोशन सिकनेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसकी ये एग्जांपल है कि अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं मूविंग कार के में, तब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हम रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर वाले लोगों के हिसाब से मोशन में है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर खराब होगी, अगर हम अपने आप को मोशन में भी समझने लगे, तो फिर मोशन सिकनेस हमें फील होगी, जिसमें अनकंफर्टेबल डिजीनेस, नौसिया, वॉमिटिंग होगी। तो फिर इसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। ठीक हो गया। जो इनर ईयर्स और स्किन रिसेप्टर्स, उनका काम है सेंस ऑफ मोशन को चेक करना, जबकि आइज का फंक्शन होगा सेंस करना स्टेशनरी इमेज को। तो अगर हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, मूविंग कार में, तो फिर जो इनर ईयर के रिसेप्टर होंगे उन्होंने मोशन को सेंस करना है, जबकि आइज ने स्टेशनरी इमेजेस को करना है। स्टेशनरी इमेजेस को जो जो चीज़ रुकी हुई है, जैसे किताबों के लफ्ज़ को पढ़ना, वो तो थोड़ी दौड़ रहे होंगे, वो तो रुके हुए होंगे, लेकिन जो इनर ईयर है वो ये बताएगा कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी मूव कर रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस है। देखना, जो आइज़ है वो तो एक जगह पे स्टिल है, आइज़ क्या है, एक जगह पे स्टिल है, लेकिन जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ये सेंस कर रहा है कि कोई चीज़ मूव कर रही है। अब यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अगर आइज़ भी अगर साथ-साथ मूव करे तो भी हमें कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आइज़ मूव नहीं करती और स्टिल है या फिर वेस्टिबुलर सिस्टम मूव कर रहा है, तब हमें कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस चाहिए सीएनएस के पास, तब मोशन सिकनेस होगा, डिजीनेस, नौसिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। अब मैक्यूला की स्टिमुलेशन किस तरह से होती है? मैक्यूला की स्टिमुलेशन ग्रेविटी की वजह से हो सकती है, या फिर लीनियर एक्सेलरेशन, या फिर डिसेलेरेशन, या फिर क्विक टिल्टिंग मूवमेंट। तो 3 तरीके के जरिए हम मैक्यूला को स्टिमुलेट करवा सकते हैं, ग्रेविटी, क्विक टिल्टिंग मूवमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन। इसकी वजह से जो ऑटोलिथ्स होती है वो हेयर सेल्स की बाइंडिंग करवाएगी। जब हेयर सेल्स की बाइंडिंग करवाती है तो वेस्टिबुलर नर्व की स्टिमुलेशन होती है। वेस्टिबुलर नर्व की स्टिमुलेशन होती है तो हमें पोजीशन ऑफ हेड की अवेयरनेस होती है स्पेस के अंदर। तो अवेयरनेस ऑफ पोजीशन ऑफ हेड इन स्पेस, ये भी स्टिमुलेशन ऑफ मैक्यूला की वजह से होगा। अगला सिंड्रोम है मिनार्ड सिंड्रोम। मिनार्ड सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि एंडोलिम्फ की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाना, और एंडोलिम्फ प्रोड्यूस होता है स्ट्राइवास्कुलरिस, और उसकी ड्रेनेज कराने के लिए एंडोलिम्फेटिक डक्ट होती है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट। तो अगर एंडोलिम्फेटिक डक्ट की
ब्लॉकेज हो जाए या फिर एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो फिर जो सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा वो है मेनार्ड सिंड्रोम। मेनार्ड सिंड्रोम में ये होगा कि टीनाइटस, टीनाइटस का मतलब कानों में झुनझुन या फिर चूंटियाँ चल रही है। हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलेगा। वर्टिगो का मतलब होता है कि हम अभी स्टिल खड़े हुए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम घूम रहे हैं या फिर चल रहे हैं, यानी स्टिल होने के बावजूद भी अपने आप को सेंस ऑफ सर्कलिंग, यानी ऐसा लगना कि चक्कर आ रहे हैं या फिर मतलब गोल गोल घूम रहा है, तो फिर इसको बोलते हैं वर्टिगो। इसके साथ साथ हमें सेंसिटिविटी होती है नॉइसेस की, वो भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स साइन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक साइन ये होगा कि जो एंडोलिम्फ होता है कॉक्लियर डक्ट में, यूट्रिकल में, सैक्यूल में, वो काफ़ी ज़्यादा फूल यानी इनकी डायलेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंडोलिम्फ की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी है, तभी कॉक्लियर डक्ट के अंदर, यूट्रिकल के अंदर, सैक्यूल के अंदर हमें इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगी। इनकी बैलूनिंग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एंडोलिम्फ का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके बाद देखते हैं हाई टोन। टोन का मतलब फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी डेफनेस कब देखने को मिलती है? अगर हम लाउड साउंड की इंटेंसिटी तो ज़्यादा होती है, लाउड साउंड की इंटेंसिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करे लाउड साउंड का तो फिर स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई या सेंसरी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आती है। वो डीजेनरेटिव चेंजेस इस तरह से आती है कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हाई और फ्रीक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, उसको बोले कि हाई टोन डेफनेस। और ये उन वर्कर्स में होता है जो लाउड साउंड या नॉइसेस को एक्सपोज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एरोप्लेन वाले जो होते हैं वहाँ पर, या फिर ऐसे वर्कर्स जो कि एयर माइक को या फिर ईयरफोन को नहीं पहनते, जिसकी वजह से लाउड साउंड होता है वो इनके हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा। तो इसकी वजह से हाई टोन डेफनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज ओटिक बैरोट्रोमा। ओटिक का मतलब साउंड, बैरो का मतलब प्रेशर और ट्रॉमा का मतलब डैमेज हो जाना। ये किसके अंदर होता है? फ्लायर्स के अंदर और डाइवर्स के अंदर होता है। इसमें क्या होगा? इसमें जो यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब्स का फंक्शन होता है कि जो सराउंडिंग प्रेशर है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिडल एयर का प्रेशर, इनको आपस में इक्वलाइज कर देना, ये फंक्शन होता है यूस्टेशियन ट्यूब का। लेकिन अगर यूस्टेशियन ट्यूब ये फंक्शन सही तरह नहीं करेगी तो फिर अगर इम्बैलेंस हो गया प्रेशर का तो फिर एयर को इंजरी पहुंचेगी, मिडल एयर को नुकसान पहुंचेगा। इसको कहते हैं ओटिक पैराट्रोमा। ओटिक पैराट्रोमा किन में होगा? फ्लायर्स में होगा और डाइवर्स में होगा। ये था बेसिक ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे कवर करेंगे।